Assalamu alaikum dear viewers, here Madiha Sabir with a new video with a new concept. Hopefully अब सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट ईयर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की थी बट कुछ रीज़न्स की वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। बट फ्रॉम नाउ इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ में लेके चलेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को और कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पे कोई ना कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहूँ। एंड मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वेल अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, जो कि है जी आयन। आज हमने स्टडी करना है आयन को। आयन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। इसके बगैर मैं कहूँगी कि आप आगे चल ही नहीं सकते जब तक आपको आयन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ये मैं कह सकती हूँ कि ज़्यादा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लाइक बेसिक्स में आ जाता है ये कॉन्सेप्ट। इसमें हम स्टडी करते हैं डीपली कि आयन में होता क्या है, कैटाइन क्या है, एनाइन क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या है। तो सबसे पहले तो बेटे ये देख लेते हैं कि आयन कहते किसे हैं। हम कहते हैं ऐसी स्पीशीज़ जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो उन्हें आयन कहा जाता है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Na, सोडियम। अब सोडियम आपको पता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं मैंने मेंशन किया, तो ये आयन तो ना हुआ, ये तो एक एलिमेंट है, इसे हम एटम कह लेंगे। बट आयन कब बनेगा? जब इस पे मैं कोई चार्ज मेंशन करूँगी। लाइक इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये एक आयन बन गया। क्लोरीन है, अब क्लोरीन कोई आयन तो नहीं है, लेकिन इस पे जब मैं नेगेटिव चार्ज मेंशन करूँगी तो ये आयन बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन्स। पॉजिटिव आयन्स को बेटे कहा जाता है कैटाइन्स एंड नेगेटिव आयन्स को कहा जाता है एनाइन्स। अब अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कैटाइन पता नहीं पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि कैट आइन, कैट मीन्स बिल्ली एंड बिल्ली के क्या होते हैं, पाज मतलब पंजे। तो कैट आइन मतलब पॉजिटिव आइन, पाज से याद रखें पॉजिटिव आइन होता है कैट आइन। एंड एन आइन कैसे आप याद रखेंगे? एन आइन मीन्स आ, एन फॉर नेगेटिव एंड आइन, आ नेगेटिव आइन। ओके, सो एनाइन हमेशा नेगेटिव आइन है एंड कैटाइन हमेशा पॉजिटिव आइन को कहते हैं। सो ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब आगे चलने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पहले अगर हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 देखें तो उसमें से न्यूमेरिकल आते थे, बट हर दफ़ा स्कीम चेंज होती है। जैसे लास्ट ईयर उसमें फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है। तो अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए आपसे कि आयन पे नोट लिखें, तो आप एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय हेडिंग्स की फॉर्म में लिखेंगे, एक प्रॉपर वे में सब कुछ मेंशन करेंगे, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा एग्जामिनर पे और आपको होपफुली अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें बेटे तो आयन में पहले डेफिनेशन अगर हम देखें डेफिनेशन पे, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जो कैट आयन है उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और एन आयन पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है डेफिनेशन। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर्मेशन, कैट आयन्स एंड एन आयन्स बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेटे जो कैट आयन है कैसे बनता है कि जब न्यूट्रल एटम में से, न्यूट्रल एटम है जी हमारे पास सोडियम, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इसमें से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा, कैटाइन। अब इसमें एक एग्जांपल मेंशन है, सोडियम है जी। आपको पता है कि एक न्यूट्रल एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक सोडियम के पास अगर 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे सोडियम के पास, 10। और प्रोटॉन्स तो 11 ही हैं, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, उनके साथ तो हम कोई छेड़ाखानी नहीं कर रहे, हमारा तो कंसर्न है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो पीछे रह गए 10 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। तो सोडियम पे चार्ज आया पॉजिटिव। ये एक तरह से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे। आपको पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटे तो पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसल आउट तो कर रहे हैं, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। लेकिन क्या चीज़ ज़्यादा है? एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में है तो सोडियम पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये? अब अगर हम बात करें एनाइन कैसे बनता है, तो एनाइन कैसे बनता है जी, हमने ले ली एग्जाम्पल क्लोरीन की। अब क्लोरीन हम क्या कहते हैं कि जी एक न्यूट्रल एटम जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा जी? एनाइन। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरीन। क्लोरीन 7th ग्रुप से है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो क्या होगा? अब क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन के पास क्या हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। 17 प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गया। तो जो एक्सेस में आया तो वो हमने ऊपर मेंशन कर दिया जी, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मेंशन कर दिया। मतलब कि क्लोरीन अब क्या बन चुका है? नेगेटिव आयन बन चुका है। होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जी कैटाइन और एनाइन बनते कैसे हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जब किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है या न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो एक आयन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पे सोडियम ही क्यों मेंशन किया कैटाइन में? भाई वही एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना। जो बेसिकली एटम क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है। तो वही एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिसके पास एक्सेस में है, लाइक जिसे उस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही है। तो सोडियम ग्रुप 1 में है, मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। सो इसने कर दिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ताकि ये खुद को स्टेबल करे। और इसी तरह क्लोरीन है जी बेटे 7th ग्रुप में। तो क्लोरीन क्या करता है? इसके आउटरमोस्ट शेल में है जी 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करे, अपने आप को स्टेबल कर सके। तो इसलिए मैंने एनाइन में क्लोरीन लिया बिकॉज क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत है, और कैटाइन में सोडियम लिया बिकॉज सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी है। सो क्लियर है यहाँ तक? अब हो गई ये फॉर्मेशन। अब देखते हैं जी नेक्स्ट मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। अब याद रखिएगा बेटे कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या गेन होगा तो कहाँ से गेन होगा, मतलब कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा या कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा? हमेशा वैलेंस शेल इन्वॉल्व होगा, राइट। कौन सा शेल इन्वॉल्व होगा? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल होता है बेटे आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम कैटाइन की एग्जांपल देख रहे थे, तो कैटाइन हमारे पास है जी सोडियम एटम। अब सोडियम जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, तो 11 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखिए तो फर्स्ट शेल में आगे 2, देन इज़ 8 to 10, एंड आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा लूज़। पीछे कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और सोडियम पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। इसी तरह क्लोरीन की एग्जांपल देखें तो क्लोरीन हमें पता है बेटे कि एटॉमिक नंबर होता है 17। आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए? 2, 2, 4, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ताकि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके, और क्लोरीन पे चार्ज देखिए क्या आया? नेगेटिव। तो इस तरह एक कैटाइन बनता है और एनाइन बनता है फ्रॉम न्यूट्रल एटम। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि ये जो कैटाइन बन रहा है या एनाइन की फॉर्मेशन हो रही है,
ये तो हम कह रहे हैं कि जी कैटाइन में क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं जी कैटाइन में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है न्यूट्रल एटम से। अब एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने रिमूव करना है न्यूट्रल एटम से तो हम कहते हैं कि जी ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि इस सिस्टम में एनर्जी रिक्वायर होगी, कैट आयन की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। बेटे यहाँ पे देखिएगा, अब कैटाइन है, ठीक है, मतलब हमने कहा कि क्या करना है कैटाइन में से, बल्कि मैं आपको पीछे लेके चलती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करना है, ऐसे ही है। अब इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे और जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव की भी तो आपस में अट्रैक्शन होगी ना। अब हमें इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है, निकालना है, तो हमें इस अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन को बेटे हमें ओवरकम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर वाले शेल से रिमूव करने के लिए। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हमें कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना पड़ता है और इलेक्ट्रॉन पे बेटे होता है नेगेटिव चार्ज। अब वो जो बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ भी तो कोई ना कोई अट्रैक्शन है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी तो फेस कर रहा है वो। तो हमें अगर इस नेगेटिव को यहाँ से निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें सॉरी जो इसकी अट्रैक्शन है पॉजिटिव के साथ उस अट्रैक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा और अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर होगी। तो मतलब कि एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये सिस्टम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। तो कैटायन की फॉर्मेशन क्या हुई, कैटायन की फॉर्मेशन हुई बेटे एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर इज़ दैट। अब एनाइन की फॉर्मेशन देखते हैं। तो एनाइन हम क्या कहते हैं कि जब यूनी नेगेटिव आयन बनता है, तो यूनी नेगेटिव आयन में क्या होता है जी, यूनी का क्या मतलब है, वन, नेगेटिव आयन मतलब कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो क्या बन गया, यूनी नेगेटिव आयन। जैसे कि हमने पीछे क्लोरीन की एग्जांपल पढ़ी थी, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो क्या बन गया, Cl नेगेटिव, मतलब उस पर एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो वो क्या हुआ, यूनी नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करना है एटम में, मीन्स हमने जब यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करनी है, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वाई, बिकॉज जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑलरेडी भी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, हैं कि नहीं, ऑलरेडी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं एक बाहर से, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा शेल एक्सपेंड होगा, ठीक है, थोड़ी स्पेस देंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी रिलीज़ होगी और इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। राइट, मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट जो डाई नेगेटिव आयन बनता है वो हमेशा क्या होता है जी, डाई नेगेटिव आयन होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्टिफाई। कि आपकी अगर आप फर्स्ट ईयर की बुक में देखें, राइट, तो वहाँ पे आपको सिर्फ ये लाइन नज़र आएगी कि जी सॉरी बेटे, कि जी फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप मज़ीद आपको ख़ुद जस्टिफाई करना है उसको। तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी, आप कहते हैं कि जो टू, पहले मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ जी, इंग्लिश में क्या मेंशन है कि जी आंसर है टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन यूनी नेगेटिव आयन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
फॉर दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड सो द प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ बेटे कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, लाइक ऑक्सीजन की मैं एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है 6 ग्रुप से होता है। अब ये चीज़ आपको कोई भी आपने कॉन्सेप्ट लेना है उससे पहले सबसे पहले मैं बच्चों को याद करवाती हूँ पीरियोडिक टेबल। बिकॉज पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आपको हर एलिमेंट की केमिस्ट्री समझना आसान होगी। इसकी एक वीडियो भी मेंशन है मेरे ग्रुप मेरे चैनल पे, तो वो ज़रूर एक दफ़ा देख लीजिएगा कि क्या तरीका है, क्या ट्रिक्स हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने की। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बेटे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है जी 6 ग्रुप में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में है जी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जब लिया तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाता है, नेगेटिव। अब बेटे ऑक्सीजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब ऑक्सीजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, तो ऑलरेडी भी नेगेटिव है, आने वाला भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को करेंगे रिपेल। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि इस अट्रैक्शन को, जो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, उसको ख़त्म करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर ये अट्रैक्शन ख़त्म होगी ना। ये सिंपली ऐसे ही है। जैसे अब देखें, अक्सर आपने कोई खुराफाती जहन के साथ आप अगर बैठे हों और आपने एक फ्रेंडशिप को ख़त्म करना हो 2 बंदों के दरमियान, तो आपको एफ़र्ट्स लगानी पड़ेंगी। आपको उनकी अट्रैक्शन को एक दूसरे के साथ उनकी अट्रैक्शन उनको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही है ना, बॉन्डिंग ख़त्म करने के लिए हमेशा एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अब सीन ऐसा है कि ऑलरेडी नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऐड हुआ, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और आने वाला भी जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे जी, रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए ये जो रिपल्शन है कैसे ओवरकम होगी, एनर्जी यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। जैसे अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए भी एनर्जी क्या थी, देनी पड़ी, इसी तरह इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए भी क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर होगी। और इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो यहाँ पे बेटे क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है। सो ये हो गया फॉर्मेशन प्रोसेस के जी कैट आयन और एन आयन जो बनते हैं, तो किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कब एनर्जी रिक्वायर्ड है आयन बनाने के लिए। क्लियर इज़ दैट। आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ, जिसमें से एक हम कर चुके हैं। कैटाइन हम देखें, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमें पता है, हम देख चुके हैं कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए नीचे मेंशन है एनर्जी +496 किलो जूल पर मोल, इंथैल्पी मेंशन है। अब इस प्लस का मतलब क्या है कि ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी बेटे एनर्जी के साथ प्लस मेंशन हो, उसका मतलब होता है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर हम बात करें यहाँ पे एनाइन की एग्जांपल में, तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे बेटे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा फेंट है, क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे मेंशन है -141 किलो जूल पर मोल। माइनस मतलब कि जो यूनी नेगेटिव आयन बना, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जब इसी यूनी नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ठीक है, तो ये देखिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गया आउटरमोस्ट शेल में। अब एनर्जी देखें तो क्या है, +780। +780 का क्या मतलब है कि ये है जी एंडोथर्मिक प्रोसेस। होपफुली आपको एग्जाम्पल से मज़ीद क्लियर हो गया कैटाइन और एनाइन को हमने कैसे एग्जाम्पलीफाई किया, आपको क्लियर हो गया। और इसमें एक बात जहन में रखिएगा बेटे कि जब भी आपने एग्जाम्पल मेंशन करनी है तो साथ उनकी एनर्जीज़ भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी चार्ज ऑन कैटाइन्स एंड एनाइन्स। अब जो कैटाइन और एनाइन पे चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, तो कैटाइन पे अंडरस्टूड है जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ही उस पर चार्ज है। लाइक सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, प्लस चार्ज।
अब बेरियम है जी सेकेंड ग्रुप से है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो इस पे है 2 पॉजिटिव चार्ज। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे है जी 3 पॉजिटिव चार्ज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉमन पॉजिटिव आयंस हैं वो बनते हैं किससे जी? मेटल एटम से। मेटल्स, ये सारी मेटल्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये क्या है? मेटल्स हैं। आपको पता होगा ग्रुप 1 को हम कहते हैं जी अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये मेटल्स क्यों हैं? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, राइट। अब अगर हम एनाइंस की बात करें तो एनाइंस हम कहते हैं जी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एटम। चार्ज ऑन एनाइन किसके इक्वल है? कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। यूजली नॉन मेटल्स एनाइंस बनाती हैं। फॉर एग्जांपल Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और Cl है भी किस ग्रुप से? 7th ग्रुप से। आयोडीन है इसी तरह 7th ग्रुप से है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन किस ग्रुप से है? 6th ग्रुप से। और 6th ग्रुप का मतलब क्या हुआ? ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए उतना ही इस पर क्या हुआ? चार्ज हुआ। सो बेटे ये हमने स्टडी किया आयन के बारे में। हमने स्टडी किया जी पॉजिटिव आयन, देन नेगेटिव आयन क्या होते हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या होती है, पूरा हमने प्रोसेस स्टडी किया। लाइक किस केस में एनर्जी रिक्वायर है, किस केस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, किस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक कहेंगे, कब हम इसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। देन हमने इनकी एग्जांपल्स पढ़ी विद एनर्जीज़। देन हमने देखा कि जी जो चार्ज होता है कैटाइन और एनाइन पे वो किसके इक्वल होता है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन हो रहे हैं उतना ही एटम पे चार्ज होगा और उसे हम आइंस का नाम दे देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। और यही सीक्वेंस है, अगर आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि जी फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं कि जी आयन पे नोट लिखें, तो आप इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में पूरा ये टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ बेटे।